गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 24 जनवरी 2024 के द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और सबसे पहला आर्टिकल है भारत रत्न फॉर एक्स बिहार चीफ मिनिस्टर जन नायक कर्पूरी ठाकुर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए 2-4 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। क्या क्या ध्यान रखना ज़रूरी है कि ठीक है, एक तो कर्पूरी ठाकुर जिनका आप यहाँ पर फोटो देख पा रहे हैं, ये बिहार के सीएम होते थे। 2 बार ये बिहार के सीएम रह चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और अभी इनको इनकी मृत्यु के पश्चात, मौत के पश्चात इनको क्या दिया जा रहा है? भारत रत्न दिया जा रहा है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा सिविलियन हमारा जो अवार्ड होता है वो होता है भारत रत्न। और उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में जो सेकंड हाईएस्ट होता है वो होता है भारत विभूषण। थर्ड हाईएस्ट होता है भारत भूषण। और फोर्थ को हम देखेंगे जो कि है पद्मश्री। तो इस तरीके से 4 कैटेगरीज है, 4 डिग्री ऑफ ऑनर्स इंडिया में सिविलियंस को दिए जाते हैं, जो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और बता दूं कि भारत रत्न जो होता है वो 1 साल में सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, यानी 3 से ज़्यादा को नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कि सिर्फ एक इंसान को मिले। और जो ये नीचे वाले हमारे और जितने भी हैं वो लगभग 120 लोगों तक की यहाँ पर लिमिट होती है, उससे ज़्यादा को नहीं दिया जाता है। कौन इनको प्रेजेंट करते हैं? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट इनको देते हैं। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बिहार के जो सीएम है जननायक कर्पूरी ठाकुर, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्यों नॉमिनेट किया है, जबकि उनकी डेथ तो बहुत पहले हो चुकी है। 1988 के तहत उनकी मृत्यु जो है वो हो चुकी है। कुछ पॉलिटिशियंस का ऐसा मानना है, क्रिटिक्स का ऐसा मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसीलिए ऐसा करें क्योंकि ये जो ठाकुर जी की लेगेसी है ना, अब क्या लेगेसी है उनकी? ऐसा माना जाता है कि जब ये 1971 से लेकर पहले 1972 तक एक बार सीएम रहते हैं, उसके बाद ये 1977 से लेकर 80 तक एक बार सीएम रहते हैं। और इन इतने कम समय के बाद भी वो पहले ऐसे सीएम बनते हैं जो यहाँ पर ओबीसीज़ के लिए रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करते हैं, वुमेन के लिए 3% का रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ईडब्ल्यू जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, उनके लिए यहाँ पर इन्होंने रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया अपने पूरे टाइम में। तो एक जो यहाँ पर कास्ट से रिलेटेड एक धब्बा लग गया है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर कि वो कास्ट से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसा क्रिटिक्स का मानना है कि वो कहीं ना कहीं उनकी लेगेसी को अब अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। खैर, अभी प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था हम उसको समझ चुके हैं अच्छे से कि क्या क्या पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर ये बात है कि ये जो ठाकुर जी थे वो बहुत ही बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते थे, खुद भी बहुत ही गरीबी में उन्होंने अपना जीवन यापन किया। वो एक नाई की कास्ट से थे, जिनको बार्बर भी बोला जाता है। ऐसी कम्युनिटी है जो काफ़ी बैकवर्ड है बिहार के अंदर। और वो काफ़ी उन्होंने कोशिश की कि अपने अंदर नॉर्थ इंडिया के अंदर सोशल जस्टिस लीडर्स के अंदर अपने आप को लेकर आए। ऐसा भी माना जाता है कि जब हम देखते हैं कि जेपी नारायण के बाद में एक यही ऐसे नॉर्थ इंडिया के अंदर लीडर निकल कर आए जो बहुत ज़्यादा इसमें अपनी इम्पोर्टेंस निभाते हैं, जब बात होती है कि कैसे वो एक सोशल या सामाजिक लीडर की तरह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि लिखा गया है आरसी राजा मोहन के द्वारा, और वो कह रही है चैलेंजेस फॉर मोदी एंड मैक्रोन। देखिए, एक सवाल उठाया गया। हमें पता है फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं अभी यहाँ पर मैक्रोन, एमेनुअल मैक्रोन, वो आ रहे हैं इंडिया में। इंडिया को 25 तारीख को यानी कि कल के दिन के अंदर वो जयपुर के अंदर यहाँ पर उतर जाएंगे। उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और उसके बाद 26 जनवरी को उनको लेकर आया जाएगा दिल्ली। और फिर हम देखेंगे कि दिल्ली की रिपब्लिक परेड में वो यहाँ पर सम्मिलित होंगे। इसके अलावा पिछले ही साल हमारे जो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो भी गए हुए थे फ्रांस के अंदर उनके बेलास्टिक डे की परेड के अंदर। तो इसी वजह से वो भी यहाँ पर आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों ही कंट्रीज़ के पास में जब वो एक दूसरे के साथ में मिल रहे हैं तो दोनों कंट्री के साथ में एक अपॉर्चुनिटी साथ में दिखाई देती है, जो कि रीजनल और इंटरनेशनल फैक्टर्स को अगर ध्यान में रखें तो हमारी जो कोऑपरेशन है, हम जो साथ में मिलके काम कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा एडवांस बनाया जा सकता है। रीजंस क्या क्या है, अभी की पॉइंट्स पे अगर हम जाएंगे तो आरसी मोहन जी कहते हैं कि देखिए, एक डिप्लोमेटिक मीटिंग भी हो सकती है। हमें लगेगा कि शायद ये ऐसे ही मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट जो है मैक्रोन वो फिर से वापस से आना चाहते हैं
2024 में उनका फिर से इलेक्शन होने वाला है और वो वापस से वहाँ पर प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। उसी लड़ाई, उसी जंग के अंदर में शायद एक रिलीफ मिलेगा उनको जब वो इंडिया के अंदर आएंगे। और इंडिया की साइड से देखा जाए तो इंडिया कहीं ना कहीं अपना पॉलिटिकल एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहता है वेस्ट के साथ में, क्योंकि इसके और भी कारण है क्यों ऐसा इंडिया कर रहा है। इंडिया ने अपना एक हॉरिजन, एक नए तरीके का हम देख पाएंगे कि अवसर या फिर हम बोलेंगे टारगेट सेट किया है, जिसका नाम रखा है हॉरिजन 2047, यानी कि 2047 तक का फ्रेमवर्क जो लास्ट मीटिंग के द्वारा यहाँ पर शोकेस किया गया था, जिसको इम्प्लीमेंट करने की भी बातें की जा रही हैं। फिर कह रही है कि इसमें चैलेंजेस क्या क्या होंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं चैलेंजेस की इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस के अंदर में, तो 3 नए डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। सबसे पहले हमें समझ में आता है यूक्रेन वॉर का, जो कि रशियन इन्वेजन के खिलाफ कितना ऑफेंसिव था। दूसरा हम देख पाएंगे जो मिडिल ईस्ट में फ़िलहाल टेंशन चल रही है, गाज़ा के अंदर देख पाएंगे, इजराइल के अंदर देख पाएंगे। और थर्ड हम देख पाएंगे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस से अमेरिका में आ जाते हैं एज अ प्रेसिडेंट, तो वो ले आएंगे अमेरिका फ़र्स्ट की पॉलिसी। अब अमेरिका फ़र्स्ट पॉलिसी क्या है, नाम से समझ में आ जाता है कि अमेरिका फ़र्स्ट का मतलब है कि अमेरिका सबसे पहले। देखिए, इसमें यूएसए एज अ ग्लोबल लीडर तो रहता है, लेकिन यहाँ पर हम देख पाएंगे दूसरी चीज़ भी कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि जब भी हमें कोई भी बात करनी है तो दूसरी कंट्रीज़ को छोड़कर हम पहले अमेरिका को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करेंगे। ऐसा यहाँ पर अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का बोलना है। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो और लीडर्स हैं जिनकी फॉरेन पॉलिसी डिफेंस को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर अलग तरीके से बनी हुई है, उनको यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन हो रही है। फिर हम देखेंगे कि इससे इंडिया और फ्रांस के रिश्तों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जो चेंजिंग इंटरनेशनल डायनामिक्स है उसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जो ट्रेडिशनल टाइज है हम देख पा रहे हैं इंडिया और फ्रांस के अंदर में, पर्टिकुलरली जो ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का आइडिया आ रहा है कि यूएसए सबसे पहले अपना ध्यान रखेगा, इधर से रशिया अपने आप एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरह अमर्ज होगा, यानी कि कोई ग्लोबल लीडर ना हो के अलग अलग कंट्रीज ऐसे होंगे जो एज अ ग्लोबल लीडर, शक्तिशाली लीडर दिखाई देंगे। तो ये एक तरीके से सभी कंट्रीज के ऊपर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लाने की बात करता है। तो फिर हम चलते हैं कि कैसे अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो है वो अगर री इंट्रोड्यूस हो जाती है तो इंडिया और फ्रांस एक तरीके से उनके जो चेंजिंग जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उनके अंदर बफर की तरह काम करेंगे, क्योंकि यूएस से भी एक उनका चैलेंज बन सकता है जो कि अभी क्या है, दोस्त है। एट द एंड हमें समझ में आता है कि हमने डिफाइन कर दिया है कि अभी जो मोरक्कोन इंडिया में आ रहे हैं दोनों ही लीडर्स के लिए एक अवसर लेकर आ रहे हैं, जिनमें दोनों ही जो देश के लीडर्स हैं वो एक सच्चा सवाल, एक रियल क्वेश्चन उठा सकते हैं कि कैसे उनके जो पोटेंशियल क्राइसिस सिचुएशन उनके सामने है उनको मैनेज किया जा सके। दूसरी बात, जो ये विकासशील लॉन्ग टर्म प्लान्स है स्टेबिलिटी के यूरेशिया के अंदर, उस पे कैसे काम करें, और इतने चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिकल क्लाइमेक्स के अंदर क्लाइमेट जो है इंडिया फ्रांस का, उन्हें एक जो रिलेशनशिप और पॉलिसीज़ है उनको अपनी बेहतरी के लिए अभी बदल लेना चाहिए। यही बात है कि अब इन दोनों कंट्रीज़ को यहाँ पर ज़रूरत है कि वो अपनी आइडेंटिटीज़ को इंडिपेंडेंट बना ले, यूएसए से अलग रखें, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं अलग से एकदम से अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी ले आएंगे और फिर इन कंट्रीज़ के लिए प्रॉब्लम हो। उससे अच्छा है ये पहले ही ऐसा कर दें। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है द मोस्ट पावरफुल सेफ गार्ड। लिखा गया है अभिषेक सिंघवी के द्वारा। कह रहे हैं हाउ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बिकेम समथिंग इंडिया कैन नॉट डू विदाउट। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात आती है तो हमें समझ में आता है कि सीधा सीधा बात हो रही है केशवानंदी भारती केस की। और केशवानंदी भारती केस को जब हम देखते हैं कि कैसे केशवानंदी भारती केस और जो ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आती है वो एक तरीके से बुलवर्क बन जाती है टायरनी एंड डिक्टेटरशिप के खिलाफ में, यानी कि बीच के अंदर में बाधा बन जाएगी कि अगर यहाँ पर कोई भी, क्या होती है टायरनी,
अगर कोई शासक यहाँ पर ऑटोक्रेट बनने की कोशिश करे, यहाँ पर हमें देखने को मिले, और डिक्टेटरशिप का तो सबको पता ही है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले आती है केशवानंदी भारती केस में, जो कि 1971 24 अप्रैल 1971 के अंदर होता है। इसमें जो पार्लियामेंट की पावर है उनके ऊपर ये डॉक्ट्रिन एक तरीके से लिमिट लगा देती है, जो कि क्या पावर्स थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को कितना अमेंड कर सकती है। पार्लियामेंट जो होती है वो आर्टिकल 368 के तहत यहाँ पर हमारे संविधान को अमेंड कर सकती है, बदलाव ला सकती है। लेकिन ये जो बेसिक स्ट्रक्चर आता है ये उनकी जो शक्तियाँ हैं उनके ऊपर एक लिमिट लगा देता है। ये लिमिट रूलिंग जो मेजॉरिटी है यहाँ पर उनके ऊपर लिमिट रखाएगा, उनको रोकेगा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे सिर्फ मेजॉरिटी के होने के कारण। और इसी वजह से जो पोटेंशियल टायरनी होगी, डिक्टेटरशिप होगी, उससे भी यहाँ पर ये सेफगार्ड करेगा भारत के लोकतंत्र को। देखते हैं कि क्या एवोल्यूशन था, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कैसे यहाँ पर आती है। अगर एवोल्यूशन की बात करें तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है वो बहुत सारे कोर्ट केसेस से बनी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केशवानंदी भारती केस में ही एक आइडिया आया और बन गई। बहुत सारे पहले कोर्ट केसेस आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है शंकरी प्रसाद कोर्ट केस, जो कि 1951 में आया था। उसके बाद हम देखेंगे ये लैंड से रिलेटेड था। उसके बाद हम देखेंगे साजन सिंह का केस, जो कि 1964 में आता है, जो फिर से एक सवाल उठा देता है कि यहाँ पर पार्लियामेंट ज़्यादा सुप्रीम है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम देखेंगे कि फिर आता है गोलकनाथ केस 1967 में, जहाँ पे जो हमारे 3 यहाँ पर केसेस होते हैं, बेंच जो होता है उसमें वो बोलते हैं कि आपका जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। और पार्ट 3 क्या बोलता है, फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पर बात हो रही है। और उसके बाद में आता है केशवानंदी भारती केस 1971। हालांकि ये केस कहता है कि पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड तो कर सकते हो, लेकिन अब क्या होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर को इसमें आप ख़त्म नहीं कर सकते, उसको हानि नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर के यहाँ पर बाद में आते ही जो 24th एंड 26th अमेंडमेंट किए गए थे उनको रद्द कर दिया जाता है जजमेंट के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा। और वो कहते हैं कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको यहाँ पर हानि नहीं पहुँचाई जा सकती। अब आर्टिकल में नहीं दिया है, लेकिन हमारा जो सवाल आएंगे वो प्रीलिम्स में चाहे हो या मेंस में हो, बेसिक स्ट्रक्चर से पूछा जा सकता है। इसीलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि केशवानंदी भारती केस एक्चुअली में था क्या। देखिए, केशवानंदी भारती केस जो था वो हुआ था यहाँ पर केरला के स्टेट के खिलाफ, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस यहाँ पर केबीसी का ये केस होता है। केशवानंदी भारती जो थे वो खुद में एक मठ के यहाँ पर हेड थे। कौन सा मठ था वो? अडनीर मठ था, एक हिंदू मोनेस्ट्री थी केरला के अंदर। और इसी वजह से जब उनके लैंड को एक रिफॉर्म लैंड्स के यहाँ पर कानून लाए जाते हैं और उन्हीं के कारणवश जब ये हिंदू मोनेस्ट्री की ज़मीन को इनसे लिया जाता है, वापस मांगा जाता है, तो केशवानंदी चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। 1970 का वो समय था जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर अर्जी लगाते हैं। कहते हैं कि ये जो नए कानून लाए गए हैं ये उनके फंडामेंटल राइट 25 और 26 दोनों को यहाँ पर इन्फ्रिंज कर रहे हैं। आर्टिकल 25 क्या होता है? आर्टिकल 25 होता है राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन, यानी आपका जो भी धर्म है आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो और उसको बढ़ा भी सकते हो, प्रोपगेट भी कर सकते हो। आर्टिकल 26 होता है राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी जो भी रिलीजियस अफेयर है आप उनको मैनेज कर लीजिए अगर आप उसके एज ए हेड है तो। अब ये सवाल लेके वो जाते हैं और सवाल उठाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जो 24वां और 25वां यहाँ पर अमेंडमेंट लाए गए हैं संविधान में, जो यहाँ पर लैंड से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, पहले हमें पता था ना कि लैंड जो था वो एक फंडामेंटल राइट होता था आर्टिकल 31A के तहत, लेकिन उसको बदल कर लीगल राइट बना दिया गया और अब ये क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं रहा था। और इसी के केस में जब वर्डिक्ट आती है तो एक 13 जज का बेंच यहाँ पर बैठता है जो हिस्ट्री में सबसे लार्जेस्ट था। उन्होंने इस केस को सुना और कुछ डेलिब्रेशन के बाद, काफ़ी बात के बाद, मेजॉरिटी भी जो हुई थी वो 7/6 की हुई थी, यानी कि 7 जजेस ने जो था इसके हक में फैसला सुनाया और 6 जजेस ऐसे थे जो यहाँ पर इसके विरोध में थे। हम देख पाएंगे कि ये उस समय का सबसे
बड़ा जजेस का बेंच बैठा था और उसमें उन्होंने बोला कि देखिए पार्लियामेंट को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसको अमेंड करने की फ्रीडम होनी चाहिए, क्योंकि ये फ्रीडम खुद संविधान ने दी है। लेकिन उनको जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ना तो अल्टर करना चाहिए और ना ही डिस्ट्रॉय करना चाहिए। अब सवाल उठा कि ठीक है, बता दीजिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप अगर हटा दोगे तो जो पूरा का पूरा संविधान बनाया गया है उसकी सोल ही की यहाँ पर डेथ हो जाएगी। सोल क्या होती है? यानी कि आपकी आत्मा। तो हमारे जो संविधान है उनकी जो आत्मा है उसको यहाँ पर बरकरार रखा जाना पड़ेगा। उसमें बहुत सारी जजमेंट आगे आती रहेंगी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी हम पूरा ना बता के केस बाय केस अलग अलग जो केस आएंगे उसमें बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर बताते रहेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग केस आए, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता चला कि कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर बेसिक स्ट्रक्चर में बताऊँ तो जैसे हम चलते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। देखिए हमारे लिए एक सवाल उठता है कि जैसे इंग्लैंड के अंदर यहाँ पर सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट की है, यानी कि पार्लियामेंट जो चाहेगी वो कर सकती है क्योंकि उनका जो संविधान है वो अनरिटन है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो सुप्रीमेसी होगी, सुपीरियरिटी होगी, वो होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, ना कि पार्लियामेंट की। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड क्या होता है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड हम चलेंगे और देखेंगे रिपब्लिकन एंड जो डेमोक्रेटिक नेचर है हमारी गवर्नमेंट की जो फॉर्म है, यानी कि रिपब्लिकन कैसा होना चाहिए जिसका इलेक्शन हो चुका हो, और डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है जहाँ पे जो स्टेट का हेड है वो इलेक्ट हुआ हो, और डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से जहाँ पर बार बार इलेक्शन हुए हो। गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। इसके अलावा सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें साफ साफ लिखा गया है कि स्टेट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर धर्म को यहाँ पर एज अ ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं बनाएगी और सभी रिलीजन्स को यहाँ पर बराबरी का हक दिया जाएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि जो तीन ऑर्गन है गवर्नमेंट के, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो या फिर हो जुडिशरी, उन तीनों के पास में हम देख पाएंगे कि वो एक दूसरे की पावर्स को इंक्रोच नहीं कर सकते हैं, उनके पास खुद की पावर्स है। और इसी वजह से हमें ये भी समझना होगा कि तीनों के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर बहुत अच्छे से होना चाहिए, और ये एक इसी कारण की वजह से क्या है यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर में माना जाएगा। उसके अलावा हम देखेंगे फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फेडरल क्या होता है, फेडरल होता है आपका सेंटर, और जब स्टेट्स के अंदर कितनी कितनी पावर्स को डिवाइड किया गया है, डिवीजन किया गया है, तो जो यहाँ पर सेंट्रल के अंदर फेडरल कैरेक्टर दिखाया जा रहा है वो फेडरल कैरेक्टर होना चाहिए संविधान का, और वो डिवाइड करनी चाहिए पावर्स को सेंटर और स्टेट के अंतर्गत, वो भी एज अ बेसिक स्ट्रक्चर माना जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल दोनों ही यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर की तरह माने जाएंगे। तो आपसे मेंस में या प्रीलिम्स में ज़रूर सवाल पूछा जा सकता है कि क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी एज अ बेसिक स्ट्रक्चर माना जाएगा, तो बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी क्या होते हैं, एक तरीके से लिमिट लगाते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट की पावर्स के ऊपर। तो इसी वजह से इनको भी यहाँ पर ऐसा हम देख पाएंगे कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर का अंदरूनी भाग माना जाता है। इंडिविजुअल फ्रीडम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वता दी गई है आर्टिकल 21 के अंडर, कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो फ्रीडम एक्सप्रेस कर सकता है अपने आप को जब भी फ्रीडली चाहे, और उसके अलावा अपना जीवन यापन फ्रीडम के साथ जी सकता है। उसके अलावा हम देखेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर पार्लियामेंट्री ही रहना चाहिए। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम रहेगा, और उसी के तहत में जो प्रेसिडेंट होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हेड रहेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हम देख पाएंगे कि कुछ और बातें हैं, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, प्रोसीजर के हिसाब से सभी की अपनी अपनी पोजीशन है और उनको कानून की नज़र में सभी के सभी यहाँ पर बराबर रहेंगे। तो इसी वजह से देखिए, अगर कोई भी हो, ऐसा मायने नहीं रखता है
है कि आपकी पोजीशन क्या है, लेकिन आप अगर कानून के पास जा रहे हो तो कानून की नज़र में आप सब बराबर हो। और एट द एंड में हम देख पाएंगे कि यहाँ पर जो जुडिशरी है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये सभी हमारे हैं बेसिक फीचर्स, ये अभी तक हमें समझ में आते हैं। और इनमें से अगर कोई सवाल आ जाएगा तो प्लीज़ इसको गलत ना कीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 2-4 बार जब पढ़ेंगे तो आपको भी मेरी तरह ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर एट द एंड अगर हम एसेंस समझें कि अब ये आर्टिकल जो लिखा गया है संघवी जी के द्वारा, उनका एसेंस क्या है, वो क्या बात कहना चाहते हैं यहाँ पर, कि इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। अब हमें ये सारी चीज़ें देख के इतना तो समझ में आ जाता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है जहाँ पर डेमोक्रेसी की बात की जाए, फ्रीडम की बात की जाए, जुडिशरी की बात की जाए, और जो स्टेट है हमारी उनकी पावर्स के ऊपर एक लिमिटेशन लगा दे रहा है। लेकिन आज भी क्या रेलेवेंस है बेसिक स्ट्रक्चर की। देखिए बहुत सारे साल बीत गए हैं, हम देख पाएंगे कि 50 साल से ज़्यादा का समय हो गया है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को आए हुए, और इसी वजह से आज के समय पे भी इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है। इवन बेसिक स्ट्रक्चर का हम यहाँ पर इंदिरा गांधी नेहरू केस वर्सेस जो राजनारायण केस हुआ था उसमें भी देख पाते हैं कि यहाँ पर भी बेसिक स्ट्रक्चर केस का दिखाई देता है कि डॉक्ट्रिन जो है उसमें भी जब एक अमेंडमेंट लेके आया जाता है जो कि था 29th अमेंडमेंट, जिसमें प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि उनके खिलाफ, उनके प्रोसीजर के खिलाफ कोई भी केस नहीं कर सकता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर देते हैं। कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का काम ही होता है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस होते रहने चाहिए, और इन्हीं कारणों की वजह से इसको हटा दिया जाता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है आज के समय पे भी हमारी जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक यहाँ पर गवर्नमेंट है और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर चाहे कंट्रोवर्सीज़ के साथ में आती हो, लेकिन फिर भी उसको जो अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। देखिए कि बहुत ही एसेंशियल सेफ गार्ड है इंडियन डेमोक्रेसी का, और इसी वजह से ये जो टेस्टामेंट दिखाई देता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रेंथ को दिखा रहा है ये फ्रेमवर्क, उसमें लास्टिंग लेगेसीज है केशवानंदी भारती केस। डॉक्ट्रिन ये भी इंश्योर करता है कि कैसे चाहे बेशक पॉलिटिकल लैंडस्केप शिफ्ट कर जाए, लेकिन जो कोर प्रिंसिपल होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, वो हमेशा अनचेंज रहेंगे, वो कभी भी नहीं बदलेंगे। तो एक तरीके से सिक्योरिटी देता है सभी नागरिकों को। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि बात कर रहा है यहाँ पर सेंटर सॉवरेन AI पुश कंप्यूट मिशन में गेट ओवर 10,000 करोड़। क्या बातें की जा रही हैं। देखिए AI की तरफ से यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट एक मिशन लेकर आई है जिसका एम है कि खुद से हमारी जो AI होने वाली है उसको सॉवरन AI बनाए। सॉवरन शब्द से क्या मतलब होता है। सॉवरन शब्द का मतलब होता है कि जो किसी के अंडर नहीं है, जो खुद में ही यहाँ पर हम देख पाएंगे कि जैसे कोई स्टेट होती है तो सॉवरन होती है, यानी कि वो किसी के अंतर्गत नहीं है, वो खुद में एक फ्रीडम से युक्त एक आज़ाद कंट्री है। उसी तरीके से जो हमारी AI होगी, हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, वो भी किसी के ऐसा ना हो कि इन्फ्लुएंस हो, यानी कि ऐसा ना हो कि हम उसको गूगल्स की गामनी से ले रहे हैं या फिर ओपन AI के ChatGPT से ले रहे हैं। रेदर इंडिया के अंदर जो खुद की AI होनी चाहिए वो सॉवरन होनी चाहिए, और इसी वजह से यूनियन गवर्नमेंट ने एक हाईली एंटिसिपेटेड प्लान को यहाँ पर लेकर आया गया है, जिसका मतलब है कि उन्होंने एक रिव्यू किया है कि जल्दी ही जो अप्रूवल डाला गया है उसको रिव्यू करके उसमें पैसे दिए जाएंगे। IT मिनिस्टर जो है हमारे स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के राजीव चंद्रशेखर जी, उन्होंने इस बात को रिवील किया है ट्यूसडे को कि इस प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ का बजट की नियुक्ति की गई है। ये 10,000 करोड़ के अंदर हमारी जो खुद की सॉवरन AI होगी उसको हम बना पाएंगे। अब मेन पॉइंट क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा चाहते हैं कि हम अपनी सॉवरन AI बनाएं। देखिए पहली बात तो कैबिनेट के अप्रूवल के लिए अभी बचा हुआ है। जो प्रोजेक्ट है वो प्रपोज तो हो गया है, लेकिन अभी भी उसको कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला है। अभी दूसरे पॉइंट पे अगर हम देखें तो सॉवरन AI बनाने का काम ये है कि जब खुद की सॉवरन AI होगी, गवर्नमेंट का ये ओल है,
है, गोल है, तो उसके बाद में जो कंप्यूटेशनलाइजेशन होगा उसको यहाँ पर बूस्ट मिलेगा और एक तरीके से कंप्यूट एज अ सर्विस हो जाएगी इंडिया के स्टार्टअप्स के लिए। हम इंडिया के स्टार्टअप्स को भी इससे मदद कर पाएंगे। थर्ड हम देख पाएंगे जो कि होने वाला है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, यानी कि जो पीपीपी मॉडल यहाँ पर होगा, इसमें जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, मिशन के अंदर जो कैपेसिटी बिल्डिंग होने वाली है वो दोनों को ही दी जाएगी। उसमें गवर्नमेंट भी यहाँ पर पार्ट कर पाएंगे और उसके अलावा जो यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होगा उसमें प्राइवेट लोग भी इसके अंदर आकर इंटेल कर पाएंगे और इसको आगे बढ़ा पाएंगे। इससे गवर्नमेंट ऐसा एंटिसिपेट करती है कि ये जो बेनिफिट होंगे एआई रेवोल्यूशन के, यानी कि आर्टिफिशियल जो क्रांति आने वाली है, कृत्रिम इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता की जो क्रांति आएगी, वो एक तरीके से मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर की तरह यहाँ पर काम करेगी। इसके अलावा प्रमोटिंग एआई एप्लीकेशंस मिशन के अंदर ऐसा अनाउंस किया गया है प्राइम मिनिस्टर के साथ में, उन्होंने लास्ट मंथ ही, कि एआई के जो एप्लीकेशंस हैं उनको बहुत सारे वेरियस जो सेक्टर है जैसे कि एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सभी के अंदर प्रमोट किया जाएगा। बिल्डिंग कंप्यूट कैपेसिटी के तहत में इंडिया ये भी प्लान कर रहा है कि एक ऐसी कंप्यूट कैपेसिटी बनाई जाएगी जिसमें 10,000 से लेकर 30,000 जीपीयू तक पीपीपी मॉडल के तहत में, यानी कि पब्लिक प्राइवेट मॉडल जो हमारा है पार्टनरशिप का, उसमें 1,000 से 2,000 जीपीयू और ज़्यादा ग्राफिक जो हमारे हम देख पाएंगे कि पावर होती हैं उनको और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। तो इसी वजह से ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ये दोनों ही मिलकर काम करेंगे तो बिल्डिंग कंप्यूट कैपेसिटी हो जाएगी इंडिया के पास में। इनिशिएटिव्स दिया जा रहा है प्राइवेट कंपनीज़ को। गवर्नमेंट ये भी कंसीडर कर रही है कि कैसे कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हों वो यहाँ पर कंप्यूटिंग के सेंटर्स की तरह काम करें और सब्सिडी मॉडल के ऊपर जो एक्सपेंस आएगा इनिशिएटिव का उसको यहाँ पर गवर्नमेंट उनको पैसा दे और वो उससे ज़्यादा और अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी को बना पाए। फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा। अगर गवर्नमेंट के पास खुद की एआई हो जाएगी तो उसके बाद में गवर्नमेंट का प्लान ये है कि वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जनरेट करेंगे। तो जो जीपीयू असेंबली होती है, यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो है, उसको जब असेंबल किया जाएगा तो उसके स्टार्टअप्स की तरह से उसको कंप्यूटेशनलाइज कैपेसिटी के तरीके से काम किया जाएगा ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। उसके अलावा हम देखेंगे क्रिएटिंग एक्सेसिबल डाटा सेट्स। गवर्नमेंट इस चीज़ पे भी काम कर रही है कि कैसे एक डाटा सेट को बनाना चाहिए जो अवेलेबल होगा इंडिया में सभी स्टार्टअप्स के लिए, और इसी के लिए भी एक नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी को भी तैयार किया जा रहा है जो एन इंडिया डाटा बेस यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाएगा और नॉन पर्सनल एंड एनोनिमिस्ट डाटा सेट बनाएगा ताकि कोई भी उनको चुरा ना सके। कंक्लूजन में अगर हम देखें एट द एंड सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि क्या ये अच्छा है या बुरा है, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है बहुत ही एम्बिशियस एआई मिशन लेकर आई है जो इंडिया के लिए एक डेवलपमेंट करेगा सोवरेन एआई का और एक्सटेंसिव कंप्यूटरलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ाएगा और इसी में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी तरफ हम लोग पढ़ेंगे। एडिशन में देखें तो प्लान जो है वो डाटा सेट्स इंडिया के स्टार्टअप के लिए बनाएगा, उनको एक्सेसिबल करवाएगा और बहुत सारे इनिशिएटिव्स दिए जाएंगे यहाँ पर कि इंडिया के अंदर में अलग अलग कंप्यूटिंग सेंटर्स को बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है वाई कनाडा हैज़ पुट कॉप्स ऑन फॉरेन स्टूडेंट्स, हाउ इंडियंस आर हिट। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि कैसे कनाडा की जो मिनिस्ट्री है इमिग्रेशन की और उनके जो मिनिस्टर हैं यहाँ पर मार्क मिलर, उन्होंने बोला है कि कैसे वो लोग कॉप करना चाहते हैं, कैप करना चाहते हैं जितने भी स्टूडेंट्स उनके यहाँ पर आते हैं। अब ये कैसे क्यों किया जा रहा है ऐसा, इसके पीछे करने का कारण है कि यहाँ पर 2 साल का ही वीज़ा दिया जाएगा जो भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट कनाडा के अंदर एज ए स्टडी वीज़ा के ऊपर आना चाहते हैं, ताकि
कनाडा का यहाँ पर बोलना है कि पहले जब हम 2014 में जाते हैं तो हम देख पाते थे कि कैसे स्टडी वीज़ा पे लगभग सिर्फ 1.5 लाख बच्चे ही आते थे, लेकिन आज के टाइम पे 2024 में ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लगभग 8 लाख हो गया है। और कंट्री चाहती है कि सभी को अच्छे से मेंटेन किया जा सके, उनको रहने की सुविधा अच्छे से मिले, उनको एम्प्लॉयमेंट के अवसर मिले, तो ताकि इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर इस पर काम किया जा रहा है, ताकि जितने स्टूडेंट्स को कंट्री हैंडल कर सके उतनों को ही एंट्री दे। क्या इससे इंडिया के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ, इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्ट नंबर, जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ज़्यादातर एशिया से ही कनाडा में जाते हैं। और एशिया में भी जो सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, यानी कि टॉप नंबर पर है, पहले नंबर पर है, वो लोग इंडिया से इमिग्रेट करते हैं। तो इंडिया के स्टूडेंट्स के ऊपर इससे काफ़ी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा कि कम जो स्टूडेंट है वो अब वहाँ पर जा पाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि है वाई चाइना होप्स द लकी ईयर ऑफ ड्रैगन कैन बूस्ट बर्थ इन 2024। हमें पहले समझना होगा कि चाइना किस तरीके से काम करता है। देखिए, चाइना का एक खुद का कैलेंडर है और उसको बोला जाता है चाइना जोडियक, यानी कि जिस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर भी एस्ट्रोनॉमी है और हमारे यहाँ पर भी अलग अलग प्लस हर जगह पर जो जोडियक साइंस होते हैं, कहीं पर मकर होता है, कहीं पर शुक्र होता है, तो यहीं पर ये जोडियक जो साइंस होते हैं, इसी तरीके से चाइना में भी खुद के जोडियक साइंस हैं। और ये जो जोडियक साइंस है उनमें अलग अलग एनिमल्स के ऊपर इनका नाम रखा गया है। चाइना के अंदर 12 जोडियक साइन होते हैं और 12 जोडियक साइन का एक का मतलब होता है, जैसे कि अभी 2024 का जो जोडियक साइन है वो है यहाँ पर हम देख पाएंगे ड्रैगन। और ये जो ड्रैगन होगा ये पूरे एक साल तक यहाँ पर माना जाएगा कि पूरा जो साल है वो ड्रैगन ईयर है। और ऐसे ही 12 साल में अलग अलग साल अलग अलग एनिमल के ऊपर रखा जाता है उनका नाम। फिर हम देखेंगे कि चाइना इसको लकी ईयर मानता है। देखिए क्यों मानता है, क्योंकि ड्रैगन्स जो होते हैं, ऐसा माना जाता है कि जिन भी बच्चों का जन्म इस समय में होता है वो बच्चे पढ़ाई में भी बहुत अच्छे होते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छे होते हैं, वो बच्चे बिजनेस में भी बहुत अच्छा करते हैं और आगे चल के देखें तो CEO वगैरह भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो सफलताओं का रेशो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसी वजह से लोगों का मानना है कि जो लगातार चाइल्ड बर्थ यहाँ पर 2022 में कम होना शुरू हुआ था चाइना के अंदर, वो फिर से शायद अब बढ़ जाएगा। थोड़ा बहुत उसमें हम देख पाएंगे कि बढ़ाव दिखेगा, क्योंकि हर 12 साल के बाद हम देखिए ये जो पहले आया था तो 2012 में ड्रैगन ईयर था, उसमें भी हम देखते हैं कि चाइल्ड बर्थ काफ़ी बड़ा था, उसके बाद फिर से डिक्लाइन हो गया। फिर 2000 में हम देखेंगे कि चाइल्ड बर्थ जो था 2000 से 2000 के अंदर यहाँ पे फिर से बढ़ता है, फिर से डिक्लाइन होता है। तो ऐसे ही 1995 से लेकर जितने भी बर्थ होते हैं वो हर बार ड्रैगन ईयर में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोगों का कहीं ना कहीं ये विश्वास जुड़ा हुआ है कि उनके बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पैदा होंगे और ड्रैगन लक के साथ यहाँ पर पैदा होने वाले हैं। इसी कारण से क्या होता है कि उनकी पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा खर्च किया जाता है। लोगों का मानना है कि वो बच्चे सच में अच्छा इस वजह से किए जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स की उनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं, और जब पेरेंट्स की उम्मीदें होती हैं तो एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन वो लोग उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा उनकी शिक्षा पे ध्यान दिया जाता है और उसी का प्रभाव ये सभी के ऊपर देखा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे है। ये बात कर रहा है द रूफ टॉप सोलर प्लान। देखिए प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पहले ही 2024 में ही एक टारगेट लाया था। वो टारगेट था कि हमें 2022 तक यहाँ पर क्या करना है, इंडिया के अंदर 100 गीगावाट तक की सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग होती है जहाँ पर लोग रहते हैं रेजिडेंशियली, उसके अंदर इसको उनकी छतों पे लगाकर बढ़ाया जा सकता है। इंडिया के अंदर बहुत सारी कैपेसिटी है। अगर इंडिया को हम देखें कि अगर उनके सारे रूफ टॉप जो है उनको सोलर से भर दें तो हम देख पाएंगे कि इसमें इंडिया के अंदर लगभग 1 मिलियन हाउस को कवर कर लिया जाएगा। और उसके अलावा भी इंडिया की जो कैपेसिटी है वो 637 गीगावाट सोलर की बन जाएगी, अगर सिर्फ 25 करोड़ हाउसेस को भी यहाँ पर हम लोग क्या कर
सकते हैं अगर इसको सोलर रूप से भर दिया जाएगा तो। और ये जो 637 गीगावाट ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी ऐसी एनर्जी होने वाली है जो यहाँ पर इंडिया की हमारी जो एनर्जी डिमांड है उसका हम देख पाएंगे कि अगर इस एनर्जी का 1/3 एनर्जी भी हम प्रोड्यूस कर पाते हैं तो पूरे इंडिया की एनर्जी डिमांड को हम मीट कर पाएंगे, जितने भी लोग घरों में रहते हैं, रेजिडेंशली रहते हैं। तो ये और भी एक्स्ट्रा, यानी जितनी भी आपकी खपत होती है, आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, उसको तो ये पूरा करेगा ही करेगा। उसके अलावा ये कमर्शली भी बहुत काम आएगा, जैसे कि यहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह में भी इस्तेमाल हो पाएगा, क्योंकि घरों की तो इसने ऑलरेडी ऊर्जा को काम कर दिया है। क्या हमारा जो ये टारगेट हमने 2022 का लिया था, क्या वो पूरा हुआ? देखिए, हमें पता चलता है कि कोविड के कारण ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया। ये सिर्फ 73.7% गीगावाट ही हो पाया था। और इसी वजह से हम देखते हैं कि कैसे जो हमने टारगेट बनाया था उसमें से 40% ऐसा होना चाहिए था जो घरों के ऊपर लगा हो, लेकिन वो एनर्जी केवल 20% ही निकल कर आई। और इन्हीं सारे रीजन्स की वजह से अब फिर से एक नया अनाउंसमेंट की गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। यानी कि सूर्य का जो उदय होता है, सूर्य से रिलेटेड है, सन से रिलेटेड है, तो वैसा ही इसका नाम भी है। तो सूर्योदय योजना के तहत अब फिर से काम किया जा रहा है कि सोलर पैनल जो है उनको छतों पर दोबारा से लगाया जाएगा। यहाँ पर 1 करोड़ घरों को अभी बोला गया है कि उनके ऊपर ये लगाए जाएंगे। अगर कोई भी इसको लगाता है तो उनको सब्सिडी मिलेगी। यानी कि अगर इनकी कीमत यहाँ पर 1 लाख रुपए है किसी एक पैनल को लगाने की, तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी में बोलेगी कि 30,000 हम भरेंगे, 70,000 आप भर दीजिए। तो इसी तरीके से लोगों को इनिशिएटिव दिया जाएगा ताकि वो लोग यहाँ पर आगे बढ़े और उनके जो ऊर्जा की खपत है उसको यहाँ पर इस प्लान के तहत आकर ख़त्म करें, जो कि यहाँ पर दोनों के लिए ही अच्छा है। एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है क्योंकि ये एनर्जी बार बार नहीं बनती रहेगी। दूसरी बात, इससे क्योंकि कार्बन का एमिशन नहीं होगा तो उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेज नहीं बनेंगी, और ग्रीन हाउस गैसेज नहीं बनेंगी तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी तो जो हमारे ग्लेशियर्स वगैरह है वो नहीं यहाँ पर बढ़ेंगे, वो नहीं पिघलेंगे। और अगर वो नहीं पिघलेंगे तो हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो भी कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे अगर हम इस दिशा में जाएंगे तो एक फ़ायदा तो ये है कि एनवायरनमेंट अच्छा हो रहा है। उसके अलावा इंडिया जो है पूरा का पूरा इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रोंगर हो जाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कोयले का इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर हमें एनर्जी बनाने के लिए अलग अलग जो हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं वो सारी की सारी चीज़ें, चाहे हाइड्रो पावर से हो, जैसे कि नेपाल भूटान जैसे कंट्री से हम ले रहे हैं हिमालय में, या फिर हम ऑयल जैसी चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, तो उससे हमारी कंट्री की छवि भी बुरी होती है, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज के अंदर यहाँ पर ज़्यादा चीज़ों को छोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी चीज़ों को ज़्यादा रिलीज़ कर रहे हैं, जिससे इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया की जो इमेज है वो कम होती है। और इसके अलावा भी हम देखते हैं कि हमारा जो एक्सपेंडिचर आता है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है जब हम पैसे देते हैं तो इन्हीं कारणों की वजह से प्रधानमंत्री यहाँ पर इस नई स्कीम को लेके आते हैं और होप करते हैं कि इससे इंडिया जो है वो ज़्यादा सशक्त बनेगा, ज़्यादा एम्पावर्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो यही है कि सोलर कैपेसिटी की सिक्योरिटी हमारी बढ़ाएगी। और इसी वजह से यहाँ पर 2030 तक की कमिटमेंट की गई है। इंटरनेशनल लेवल पे भी हम देख पाएंगे कि 50% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी उसको हम अब क्या बनाएंगे, नॉन फ्यूल फॉसिल बेसिस बनाएंगे। यानी कि जो फॉसिल्स होते हैं जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उनसे हम अलग रहेंगे, उनसे अलग इसको बनाएंगे। तो ये सारी बातें हमें यहाँ पर पता चलती है। और इसी के साथ हमारा न्यूज़पेपर आज का हो जाता है ख़त्म। थैंक यू सो मच, जो भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है अभी तक उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको डेली ही ऐसे वीडियो चाहिए हो, तो डेली यहाँ पर न्यूज़पेपर की वीडियो अपलोड हो ही जाती है। सो थैंक यू।